वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम खाद्य श्रृंखलाओं के खाद्य जाल के रूप में परस्पर क्रियाएं होती हैं और खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के बायोटिक कंपोनेंट्स के आकार में वृद्धि व भार में वृद्धि का तात्पर्य मतलब मेटाबॉलिज्म में होने वाली वृद्धि है। जब हम इन्हीं फैक्ट्स को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनका और एक पिरामिड शेप में जब किया जाता है तो इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसमें प्रोड्यूसर जो है वो पिरामिड का आधार तथा से जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो अपेक्स का निर्माण करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के सबसे पहले जो संकल्पना दी थी वो चार्ल्स एल्टन ने 1927 में की थी, इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जैव भार या बायोमास पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड। सबसे पहले हम जीव संख्या के पिरामिड को समझेंगे। जीव संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर्स, इसके माध्यम से जो क्रमागत सक्सेसिव ट्रॉफिकल लेवल्स पर प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स तथा कार्निवोर्स को संख्या के आधार पर दिखाया जाता है और अधिकतर जो संख्या के पिरामिड हैं वो सीधे होते हैं। आधार इनका चौड़ा, शिखर या जो अपेक्स पार्ट है वो नुकीला होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, पहले वाले चित्र में पॉन्ड इकोसिस्टम के पिरामिड का रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी पॉन्ड के पिरामिड में जो डायटम्स और कई एल्गी होती हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि संख्या में अधिक होते हैं, तो वो एक बड़े बेस का निर्माण करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ प्लैंक्टन पी लिखा हुआ है। उसके ऊपर जो ट्रॉफिक लेवल है, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर प्राणियों की संख्या कम होती जाती है। जैसे प्लैंक्टन्स पर जो सर्वाइव करने वाले फिशेस हैं, कार्निवोर्स, C1 जो लेवल देख रहे हैं वो कंपैरेटिवली नंबर के हिसाब से छोटा है। दूसरा, उसके ऊपर जो बर्ड्स रहती हैं वो और कम हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जो पिरामिड है ये तिकोना होता है। दूसरा हम देख रहे हैं, इसमें नीचे सेकंड नंबर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को दर्शाता हुआ पिरामिड है। इस घास के इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मुख्य रूप से घास ही होती है और जो घास है उसका नंबर स्वाभाविक अधिक ही होता है। और इसके बाद इनके ऊपर डिपेंड जो हैं हार्बीवोर जैसे रैबिट, रैट्स, ग्रास होपर्स, इनकी संख्या घास की तुलना में कम हो जाती है। और तीसरे लेवल पर स्नेक या लिजार्ड्स, उनकी संख्या कम है। और टॉप कार्निवोर्स में ईगल्स आती हैं, चील, जो कि और भी कम नंबर है। ये एक उदाहरण है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। और कई जो परजीवी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं उनमें पिरामिड उल्टा भी होता है। एक पौधे पर जैसे अनेक परजीवी रहते हैं और उत्पादक से उपभोक्ता तक संख्या जो है वो कम होती जाती है। नीचे हम देख रहे हैं एक ट्री पिरामिड, ट्री इकोसिस्टम का जो पिरामिड बना हुआ है ये इन्वर्टेड है, उल्टा पिरामिड है। इसमें प्रोड्यूसर जो है वो एक वृक्ष है और उस पर अनेक शाकाहारी पक्षी होते हैं और प्रत्येक पक्षी के शरीर पर अनेक कीट होते हैं। तो यह जो पिरामिड है, यह पिरामिड इन्वर्टेड है, जो कि संख्या का पिरामिड है। यह जो पिरामिड आप देख रहे हैं, जीव भार पिरामिड, यह फंडामेंटल पिरामिड होते हैं जो कि स्टैंडिंग क्रॉप के संख्यात्मक संबंधों को निरूपित करते हैं। किसी भी
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड के लिए जो बायोमास पिरामिड है वो सीधा होता है। उत्पादक से टॉप कार्निवोर्स तक जीवों का बायोमास कम होता चला जाता है, जबकि आप देख सकते हैं तालाब में उत्पादक छोटे जीव होते हैं जिनका बायोमास कम होता है, और यह जैव भारत में सक्सेसिव इसमें वृद्धि दर्शाता है। अतः ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। जबकि आप देख सकते हैं ट्री का पिरामिड जो है वो सीधा होता है। तीसरा जो प्रकार है पिरामिड को जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ऊर्जा का पिरामिड। इकोसिस्टम का जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो पिरामिड ऑफ एनर्जी द्वारा ही होता है। यह पिरामिड इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो की रेट को बताता है। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं चारों लेवल दिखाए गए हैं, T1, T2, T3 और T4। T1 प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर आप देख रहे हैं बॉक्सेस छोटे हैं, मींस एनर्जी की मात्रा कम होती जाती है, और अतः ये पिरामिड अपराइट होते हैं। और ऊर्जा का जो निर्धारण होता है वो प्रति इकाई क्षेत्र तथा समय के अनुसार होता है। ऊर्जा की जो मात्रा है उसको हम किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में दर्शाते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है, और वह ऊर्जा कहाँ से आती है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। इसीलिए जो अंतिम शिखर पर उपस्थित जो ट्रॉफिक लेवल T4 पे हम देख रहे हैं कि जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं और कार्निवोर्स जो है टॉप, उनमें एनर्जी वैल्यू मिनिमम होती है। अब हम थोड़ी सी पारिस्थितिकी ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा का कुछ ही अंश पृथ्वी पर पहुंचता है। 34% धूल के कणों द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, 9% एटमॉस्फेयर की गैसेस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसमें से 47% जो पृथ्वी तक पहुंचता है। और पृथ्वी पर पहुंचने वाले जो विजिबल जो लाइट्स हैं उनमें से केवल रेड और ब्लू लाइट को ही प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि ये जो ऊर्जा है वो करीब 0.02% होती है। तो इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो केवल इतनी ही ऊर्जा को लेते हैं। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को जानने की कोशिश करते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। जो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा हो रही है ना, उसको किस तरह से उपयोग हो रहा है। कुछ जो एनर्जी फ्लो को अध्ययन करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को जानना आवश्यक है, जैसे कि कितनी एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा के अवशोषण के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर कितने वो एफिशिएंट हैं, कितनी ऊर्जा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, भोजन जो बन रहा है उसके रूप में ऊर्जा कितनी आ रही है, उसमें से कितनी एसिमिलेट हो रही है, स्वंगीकरण हो रहा है, श्वसन में कितनी ऊर्जा की कमी हो रही है। इन सब का ज्ञान हमको होना बहुत ही आवश्यक है। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, उसी को एनर्जी फ्लो कहते हैं। जो कि हम जैसा कि हम देखा इसके अंदर कि एनर्जी जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा बहती है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है। और हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होता है वो थर्मोडायनामिक्स के दोनों लॉज के आधार पर ही या उनके अनुसार ही होता है। जैसा कि जानते हैं दो लॉ हैं। फर्स्ट नियम जिसके अनुसार न ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, जबकि दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, कभी भी एनर्जी 100% ट्रांसफर नहीं होती है। बायो एनर्जेटिक्स यानी कि विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स के मध्य ऊर्जा के स्थानांतरण के
अध्ययन को ही बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। इसके का एक और रूल है 10% लो, यानी कि 10% ही ऊर्जा का संचय होता है। जैसे अगर प्रोड्यूसर्स 100 किलो कैलोरी है उनमें, तो हर्बीवोर्स जो है वो वहाँ तक जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी वहाँ पे 10 किलो कैलोरी ही रह जाएगी। कार्निवोर्स फर्स्ट में जो पहुँचेगी C1 लेवल पर तो 1 किलो कैलोरी, और कार्निवोर्स सेकंड तक 0.1 किलो कैलोरी तक एनर्जी रह जाती है। एनर्जी फ्लो के इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को समझने के लिए कई मॉडल्स प्रपोज किए गए, जिनमें से जो आप देख रहे हैं ऊपर लिंडमैन मॉडल। लिंडमैन ने जो झील के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स को समझाने के लिए इन्होंने ये प्रस्तुत किया था। लिंडमैन ने ये जो मॉडल दिया है 1942 में दिया था, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी की जब गणना की जाती है तो उन्होंने देखा कि ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी प्रवेश करती है और दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, जिसमें उस ट्रॉफिक लेवल की ऑर्गेनिज्म एफिशिएंसी ज्ञात की जा सकती है, यानी कि वो कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। उसके अनुसार किसी भी ट्रॉफिक लेवल में कितनी ऊर्जा उपस्थित है जानने के लिए उसी स्तर पर हम अवशोषण के फलस्वरूप कितनी ऊर्जा कम हो जाती है उसे घटा करके हम रेट इसकी मालूम कर लेते हैं। जैसा कि आप इसमें चित्र में भी देख रहे हैं, ऊपर वाला जो चित्र है लिंडमैन का एनर्जी जो मॉडल है, इसमें R1 R2 जो दिख रहे हैं उसमें ट्रॉफिक लेवल की ऊर्जा बताई गई है, और दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है उसको 1 2 3 4 दिखाया गया है। जो ऊर्जा उत्पादकों को सूर्य से प्राप्त होती है उसे R1 से प्रदर्शित किया गया है, और जो ऊर्जा ट्रॉफिक लेवल के फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर्स तक पहुंचती है तो उसे R2 से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार ट्रॉफिक स्तर में रेट के परिवर्तन को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सन, मतलब जितनी एनर्जी मिल रही है उसमें से कुछ ही पार्ट जो है वो प्लांट्स ले रहे हैं, प्लांट का बॉक्स है। फिर उससे उत्तरोत्तर आप देख रहे हैं बॉक्सेस छोटे होते जा रहे हैं, मतलब एनर्जी कम होती जा रही है प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और टॉप जो कार्निवोर्स हैं वहां तक इसमें कम हो गई है। दूसरा जो मॉडल है वो ओडम ने दिया था, ऊर्जा प्रवाह का यूनिडायरेक्शनल मॉडल। इसके अनुसार कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। ऊर्जा का जो प्रवाह का जो चित्र दिखा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ बॉक्स हैं और पाइप्स दिख रहे हैं। तो जो बॉक्सेस हैं वो ट्रॉफिक लेवल्स हैं और जो पाइप्स हैं वो एनर्जी फ्लो को दिखा रहे हैं। तो इस चित्र से हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हर ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो पाइप की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो बड़ा बॉक्स है, PG जहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे जो है वो रेस्पिरेशन से जो कमी हो रही है वो दिखाई गई है। फिर ये पाइप आगे जब बढ़ता है तो जो प्रोडक्टिविटी है, नेट प्रोडक्टिविटी है, वो धीरे धीरे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाने के बाद में इसके अंदर हर्बीवोर्स में एनर्जी कम होती चली जा रही है, और लास्ट में कार्निवोर्स तक जो लेवल है वहाँ तक काफी कम हो जाती है। तो पृथ्वी के वातावरण में जितनी सौर ऊर्जा पहुंचती है उसकी बहुत ही कम मात्रा जो है वो उत्पादक उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के जो कण हैं, जो ओजोन आदि हैं, ये सब अधिकांश भाग इसका अवशोषित कर लिया जाता है।
और जो शेष भाग जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसका भी वो काफी भाग जो है जो करीब 30% रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वास्तव में सौर ऊर्जा का मात्र 2% भाग ही हरे पौधों को मिलता है। यानी अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि यदि हरे पौधे कुल जो सौर विकिरण है उसमें 3000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे प्राप्त करते हैं, तो उसमें से 1500 किलो कैलोरी ही ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि 1%। और 15 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रकार क्या होगा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो 15 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे हुआ। जब हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे जाएंगे, मतलब चित्र में P2, P3 शाकाहारी और मांसाहारी कार्निवोर्स तक पहुंचेंगे, तो केवल 10% ही रह जाती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि फूड चेन जितनी छोटी होगी, उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए जो तीसरा मॉडल है, ये है मॉडल वाई शेप्ड मॉडल। ये भी ओडम ने 1983 में प्रस्तुत किया था। इसमें 2 प्रकार के जो चैनल हैं वो दिखाए गए हैं, और इसमें प्रत्येक वाई शेप मॉडल की जो एक आर्म है वो शाकाहारी भोजन श्रृंखला को दर्शाती है, और प्रत्येक मॉडल में ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन दोनों अलग अलग है। जैसे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्राम में समुद्र और वन में बायोमास एनर्जी को दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें कि मैराइन इकोसिस्टम की, समुद्र के इकोसिस्टम की में जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें ऊर्जा प्रवाह वन वाले डेट्रिटस भोजन श्रृंखला की अपेक्षा बड़ा दिखता है, जबकि वन में 90% से अधिक नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का उपयोग डेट्रिटस भोजन श्रृंखला में होता है। इस प्रकार मैराइन इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन ऊर्जा प्रवाह का मेन पाथ है, जबकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डेट्रिटस जो फूड चेन होती है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि ग्रेजिंग जहाँ होती है वहां पे शाकाहारी जीवित पौधों पर आश्रित होते हैं, तो प्लांट पॉपुलेशन को सीधे ही प्रभावित करते हैं, और जो पौधे बच जाते हैं वो वायु के प्रांत डिकम्पोजर्स के लिए उपलब्ध होते हैं। तो इस वाई शेप मॉडल से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो दोनों फूड चेन्स हैं वो प्राकृतिक स्थितियों में भी आइसोलेटेड नहीं होती, अलग अलग नहीं होती है। जैसे कि अगर छोटे जंतुओं के मृत शरीर जो कभी ग्रेजिंग फूड चेन का भाग थे वो डेट्रिटस भोजन श्रृंखला में शरीक हो जाते हैं, जैसे कि ग्रेजिंग वाले जो एनिमल्स हैं उनके फेसेस, दोनों के बीच में फर्क इतना ही है कि जो जीवित पादपों के सीधे उपयोग तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के अंतिम उपयोग के मध्य होता है। तो दोनों भोजन श्रृंखलाओं का महत्व डिफरेंट इकोसिस्टम में अलग अलग होता है। तो वाई आकार के जो मॉडल है उसका काफी एडवांटेजेस हैं कि ये एक तो स्ट्रेटिफाइड पहले संरचनाओं की बताता है, और ग्रेजिंग और जो भोजन श्रृंखलाएं डेट्रिटस भोजन श्रृंखलाएं हैं उनको समय के साथ अलग करता है, तथा माइक्रो कंज्यूमर्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और मैक्रो कंज्यूमर्स जो हैं उनके संबंधों जो हैं उनका आकार, जो मेटाबॉलिक जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल अलग है। तो किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का जो स्टडी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम इसके द्वारा हम किसी भी फूड प्रॉब्लम को हल करने में इसकी सहायता ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।